रिटायरमेंट की प्लानिंग में कभी-कभी कुछ महीने भी किसी की पूरी जिंदगी की कमाई पर भारी पड़ सकते हैं। ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक नियम कुछ ऐसा ही है। हम सब ने सुना तो है, लेकिन शायद उसकी गहराई को नहीं समझा। हम बात कर रहे हैं 9 साल और 6 महीने की सर्विस वाले उस मशहूर नियम की। और हमारे पास इस पर एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण है, जिसका शीर्षक है द 9.5 ईयर थ्रेशोल्ड, मास्टरिंग ईपीएफओ पेंशन एलिजिबिलिटी। आज हमारी कोशिश सिर्फ ये जानने की नहीं है कि ये नियम क्या है, बल्कि हम इसके उन पहलुओं को खंगालेंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। क्या ये एक सीधा साधा नियम है या एक तरह का फाइनेंशियल क्लिफ एज, मतलब एक ऐसी ढलान जहां कुछ कदमों की चूक आपको बहुत पीछे धकेल सकती है? चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ईपीएफओ की दुनिया में 9 साल और 6 महीने ही क्यों? 9 साल क्यों नहीं या सीधे 10 साल क्यों नहीं? ये 9.5 साल का आंकड़ा आया कहाँ से? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बस एक नियम की तरह रट लेते हैं। असल में ये कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। ये कर्मचारियों के भले के लिए बनाया गया एक राउंडिंग ऑफ का नियम है। राउंडिंग ऑफ? हाँ, ईपीएफओ का जो मूल नियम है वो ये कहता है कि पेंशन के लिए आपको कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होती है। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये रियायत दी कि अगर कोई कर्मचारी 9 साल और 6 महीने की सर्विस भी पूरी कर लेता है, अच्छा, तो उसे 10 साल के बराबर ही मान लिया जाएगा। ओहो, तो ये एक तरह की ग्रेस मार्किंग है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर कोई 9 साल 5 महीने और 29 दिन पर नौकरी छोड़ दे, तो वो इस ग्रेस मार्क से चूक जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर यह नियम एक मामूली सी रियायत से बढ़कर एक बहुत बड़ी एक लकीर बन जाता है। एक दिन का फर्क भी किसी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। जो व्यक्ति 9 साल 6 महीने पूरे कर लेता है, वो जीवन भर की मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है। और जो एक दिन से भी चूक गया, उसे बस एक मुश्त रकम, मतलब एक लमसम अमाउंट लेकर ईपीएफओ से अपना नाता तोड़ना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। छोटी सी समय सीमा, लेकिन परिणाम बहुत बड़े और स्थायी। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। पेंशन और एक मुश्त रकम, दोनों में पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन आपने इसे एक बड़ी लकीर कहा। चलिए इस लकीर के दोनों तरफ खड़े लोगों के भविष्य में झांक कर देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 9 साल 7 महीने काम किया और दूसरे ने 9 साल 4 महीने। सिर्फ 3 महीने का फर्क है ना? हाँ। तो उनके बुढ़ापे में क्या फर्क होगा? जमीन आसमान का फर्क होगा। जिसने 9 साल 7 महीने काम किया, उसे 58 साल की उम्र के बाद से हर महीने एक तय रकम मिलती रहेगी जब तक वो जीवित है। ये एक तरह की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है। वही दूसरा व्यक्ति जिसने सिर्फ 3 महीने कम काम किया, उसे पेंशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, उसे उसके ईपीएफ खाते में जमा पूरा पैसा, मतलब उसका और कंपनी का योगदान, ब्याज के साथ एक बार में दे दिया जाएगा और बस कहानी खत्म। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। जरूर। क्या एक मुश्त मिली बड़ी रकम ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकती? मान लीजिए किसी को रिटायरमेंट पर अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना है या घर का लोन चुकाना है, उसके लिए तो एक साथ मिला पैसा ज्यादा काम का होगा, बजाय हर महीने मिलने वाली छोटी छोटी किश्तों के। इसमें तो ज्यादा आजादी है ना? आपका सवाल बहुत जायज है और यही वो सोच है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। ये सिर्फ गणित का नहीं, मनोविज्ञान का भी खेल है। अच्छा। एक मुश्त मिली बड़ी रकम एक तात्कालिक संतुष्टि देती है, जिसे अर्थशास्त्र में प्रेजेंट बायस कहते हैं। प्रेजेंट बायस? हाँ, मतलब लोग अक्सर भविष्य की नियमित आय के बजाय आज हाथ में मौजूद पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। आजादी की बात सही है, लेकिन उस आजादी के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी आता है। कैसा जोखिम? जोखिम ये है कि उस बड़ी रकम को संभालने और उसे जीवन भर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। महंगाई दर, गलत निवेश का खतरा या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, ये सब उस पैसे को बहुत तेजी से खत्म कर सकते हैं। सही बात है। जबकि पेंशन एक सुरक्षा कवच की तरह है। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपकी महीने की आमदनी बंधी रहती है। ये एक तरह से आपको वित्तीय अनुशासन भी सिखाती है। एक मुश्त रकम उन्हें ही लेनी चाहिए जिन्हें निवेश की गहरी समझ हो, वरना ये फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा हो सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो चलिए अब उन लोगों पर वापस आते हैं जो ये 9.5 साल वाली शर्त पूरी कर लेते हैं। उनकी पेंशन बनती कैसे है? क्या इसका कोई हिसाब किताब है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी अपनी रिटायरमेंट का सही अंदाजा लगा सके। फॉर्मूला बहुत सीधा है। पेंशन योग्य वेतन
इंटू सेवा की अवधि को 70 से भाग दे दीजिए। ओके, पेंशन योग्य वेतन इंटू सेवा की अवधि डिवाइडेड बाय 70। जी, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, पेंशन योग्य वेतन और सेवा की अवधि। सेवा की अवधि तो समझ आ गई, जितने साल काम किया। लेकिन ये पेंशन योग्य वेतन क्या बला है? क्या ये हमारी आखिरी सैलरी होती है? नहीं, और ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा, पेंशन योग्य वेतन आपकी आखिरी सैलरी नहीं, बल्कि नौकरी छोड़ने से ठीक पहले के 60 महीनों यानी 5 सालों के। 5 साल। हाँ, 5 सालों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते मतलब बेसिक और डीए का औसत होता है। ओ, तो ये औसत निकालते हैं। जी, ईपीएफओ ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई कंपनी सिर्फ पेंशन बढ़ाने के लिए आखिरी महीने में किसी की सैलरी बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब इस फॉर्मूले को असलियत में रख के देखते हैं। मान लीजिए किसी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है, जो कि मौजूदा नियमों के हिसाब से अधिकतम सीमा भी है। अगर उसने ठीक 10 साल काम किया तो उसकी पेंशन कितनी बनेगी? चलिए हिसाब लगाते हैं। 15,000 गुणा 10, ये हुआ 1.5 लाख। हाँ, उसको 70 से भाग देंगे, ये आएगा लगभग 2,142 रुपए प्रति महीना। 2,142 रुपए। ये रकम शायद आज छोटी लगे। हाँ, पर ये जीवन भर के लिए है। और यहीं पर असली खेल है। अगर उसी व्यक्ति ने 10 की जगह 25 साल काम किया होता, तब क्या होता? तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती। फॉर्मूला होता 15,000 गुणा 25। मतलब 3,75,000। हाँ, और उसको 70 से भाग देते तो ये आता लगभग 5,357 रुपए प्रति महीना। दोगुनी से भी ज्यादा। बिल्कुल। सर्विस 15 साल ज्यादा होने से पेंशन दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। ये दिखाता है कि इस फॉर्मूला में सेवा की अवधि कितनी ज्यादा मायने रखती है। लक्ष्य सिर्फ 10 साल पूरा करना नहीं, बल्कि सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचना होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये साफ है कि इस फॉर्मूले में सेवा की अवधि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक भी साल की गलती पूरी गणना को बिगाड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी सर्विस की अवधि को लेकर 100% सुनिश्चित कैसे हो सकता है, खासकर तब जब उसने कई कंपनियां बदली हों। मैंने सुना है कि ईपीएफओ पोर्टल कभी-कभी पुराना डेटा दिखाता है या ट्रांसफर ठीक से सिंक नहीं होता। क्या ये एक आम समस्या है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। थियोरेटिकली आपको अपने यूएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी सर्विस हिस्ट्री देखनी चाहिए। जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो पुराने ईपीएफ खाते को नए खाते में मर्ज करवाना बेहद जरूरी है। इसी से आपकी सर्विस की निरंतरता, सर्विस कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं, हाँ, वो बनी रहती है। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, कभी-कभी डेटा अपडेट होने में समय लगता है, इसलिए सिर्फ ऑनलाइन भरोसे रहना ठीक नहीं। अपनी हर कंपनी से सर्विस सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर लेकर रखना एक अच्छा बैकअप है। और अगर किसी ने 2 नौकरियों के बीच 1 साल का ब्रेक लिया हो तो, मान लीजिए कोई पढ़ाई के लिए या किसी पारिवारिक वजह से 1 साल काम नहीं कर पाया, क्या वो 1 साल का गैप उनकी सर्विस की निरंतरता को तोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। अच्छा, ईपीएफओ के लिए आपकी सर्विस का लगातार होना जरूरी नहीं है, उसका जुड़ना जरूरी है। अच्छा। अगर आपने 5 साल एक जगह काम किया, फिर 1 साल का ब्रेक लिया और फिर 5 साल दूसरी जगह काम किया, तो आपकी कुल सर्विस 10 साल ही मानी जाएगी। बशर्ते ईपीएफ खाता ट्रांसफर किया हो। हाँ, वो शर्त जरूरी है। वो ब्रेक आपकी योग्यता को खत्म नहीं करता। ये सुनकर कई लोगों ने राहत की सांस ली होगी। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए मेरे एक दोस्त की नौकरी 9 साल 2 महीने में छूट गई। वो बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसकी जीवन भर की पेंशन पाने की उम्मीद खत्म हो गई। क्या उसके लिए वाकई कोई रास्ता नहीं बचा है? नहीं, उम्मीद बची है, और यहीं पर सही जानकारी काम आती है। सबसे पहली और जरूरी रणनीति है कि उसे जल्द से जल्द कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर ज्वाइन कर लेनी चाहिए जहां ईपीएफ कटता हो। उसे सिर्फ 4 महीने की और सर्विस चाहिए। अगर वो 4-5 महीने भी कहीं और काम कर लेता है और अपना ईपीएफ खाता ट्रांसफर करवा लेता है, तो उसकी कुल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज्यादा हो जाएगी और वो पेंशन का हकदार बन जाएगा। और अगर उसे तुरंत नौकरी ना मिले तो? तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफ खाता तब तक एक्टिव रहता है जब तक आप उसे निकालकर बंद नहीं कर देते। अच्छा। अगर उसे 6 महीने या साल भर बाद भी नौकरी मिलती है, तब भी वो अपने पुराने खाते को नए खाते से जोड़कर अपनी सर्विस को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ एक पर्सनल कहानी बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने 9 साल 5 महीने पर नौकरी छोड़ दी थी। उन्हें इस नियम का पता ही नहीं था। जब मैंने उन्हें बताया कि सिर्फ 1 महीना और काम करने से उन्हें जीवन भर पेंशन मिल सकती थी, तो उनका चेहरा देखने लायक था। फिर क्या हुआ? वो तुरंत अपने पुराने बॉस के पास गए और किसी भी प्रोजेक्ट पर 1 महीने के लिए काम मांगा
और उन्हें मिल भी गया। वाह, उस 1 महीने ने उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया। ये दिखाता है कि सही जानकारी और थोड़ी सी कोशिश कितना बड़ा फर्क ला सकती है। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार ये है कि ईपीएफओ में 9 साल 6 महीने की सर्विस सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक पड़ाव है। ये एक मामूली लकीर लग सकती है, लेकिन इसके एक तरफ सुरक्षा है और दूसरी तरफ अनिश्चितता। बिल्कुल। इसलिए अपनी सर्विस की अवधि पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। नौकरी बदलना आसान है, लेकिन उसके बाद की कागजी कार्यवाही जैसे ईपीएफ ट्रांसफर, उसको नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो यूएएन को अपडेट रखना और पासबुक चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ, हर 6 महीने में अपनी ईपीएफ पासबुक जरूर चेक करें। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम आपके रिटायरमेंट को आरामदायक बना सकता है। ये तो हुई नियमों और रणनीतियों की बात। हाँ, पर जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। तरह की सख्त क्लिफ एज जैसी समय सीमाएं वाकई लोगों को बेहतर योजना बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, या फिर ये उन लोगों के साथ एक तरह की नाइंसाफी है जो बस कुछ महीनों या दिनों की कमी से एक बड़े लाभ से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं?